हम्म अ, देखिए, स्पेसिफिक जो चार प्रकार की मैं संबंध बता रहा हूँ राज्यों के विषय में, तो एक इसको अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पहला होता है जी क्षेत्र जी। विनिमय संबंध, जिसको विनिमय संबंध भी बोलते हैं। दूसरा होता है पारस्परिक दृष्टि विनिमय संबंध। ठीक है। तीसरा जी होता है मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक कोई ग्रह है, किसी दूसरे ग्रह की क्षेत्र में बैठा है, दूसरे ग्रह की राशि में बैठा है, और वो ग्रह उसको देख रहा है या केंद्राधिपति पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो भी एक संपर्क बनता है। मैं इसको ये सबको इन डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है। और दूसरा होता है जैसे जो भी एक से अधिक अगर ग्रह होते हैं, तो वो अपने ग्रह की मतलब जैसे नवांश में हो गया या वर्ग में आ गया, और वहां से वो अपने आप के संबंध बना लिए, जो अ, वर्गोत्तम संबंध या पारिजात संबंध या जो भी है, वो अकॉर्डिंग टू, चाहे वो नवांश में हो या षडवर्ग या अष्टवर्ग या दस वर्ग में हो, तो ये वर्ग बल में भी हम इसको सीधा बोलते हैं वर्ग बल। ठीक है। चाहे कोई भी बल, तो उसमें भी अगर संबंध विनिमय होता है, तो ये चार प्रकार के संबंध से बनते हैं आपके राज्यों। अब उसमें से सबसे मुख्यतम जो कारण बनता है, और वो होता है क्षेत्र विनिमय संबंध या राशि विनिमय संबंध। इसको आप दूसरे वर्ड में ऐसे राशि विनिमय संबंध भी बोल सकती हैं। ठीक है। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल, मैंने शायद इसी का एग्जाम्पल लिया था कल, सूर्य और चंद्र का। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्र विनिमय या राशि विनिमय जो संपर्क बनते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ संबंध माना गया है। वो जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्र का क्षेत्र यानी चंद्र की राशि में आ गया, और चंद्र सूर्य की राशि में चला गया, तो ऐसे में आपका वो बनता है राशि विनिमय या क्षेत्र विनिमय। कालपुरुष कुंडली को उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए। सूर्य चला गया आपका चतुर्थ भाव में, या यहाँ बोलेंगे कर्क राशि में, और चंद्र चला गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, आपका सिंह राशि में। सिंह सिंह। तो ये हो गया राशि विनिमय संबंध या क्षेत्र विनिमय संबंध। ठीक है। ये श्रेष्ठ संबंध है। ठीक है। अब यहां तो ऑलरेडी राजयोग बन चुका है। जी दूसरा क्या है, इसी राज्यों का एक्सटेंशन अगर हम अपन लोग करते हैं, तो क्या क्या बन सकता है, देखिए। पहला, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपका कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव केंद्र में आता है, जी। और पंचम भाव त्रिकोण में आता है। त्रिकोण में। जी तो यहाँ क्या बना संबंध, केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति, यानी केंद्र का मालिक स्वामी ग्रह और त्रिकोण का स्वामी ग्रह एक दूसरे की क्षेत्र विनिमय किए या राशि विनिमय किए, जी है ना। तो ये संबंध भी बन गया आपका। जी। मैंने बोला था यह संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन वही मान लीजिए छठा आठवां और 12 का लॉर्ड जो है, हम्म, इनके साथ अगर इस तरह का कोई संबंध बनता है, राशि परिवर्तन या राशि विनिमय या क्षेत्र विनिमय, है ना, ये परिवर्तन संपर्क अगर छठे आठवें बारहवें यानी दुस्थान के लिए आता है, तो फिर वहां पे दरिद्र योग बनता है। मैंने ये बोला था। क्लियर हो गया मैम। जी सर। सर इस राजयोग को हमको नौमांश में भी चेक करना होगा।
बिल्कुल करना तो पड़ेगा मैम। अभी नहीं, इसमें नहीं, इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो ठीक सर। 4 प्रकार से जो राजयोग बनते हैं उसमें हम्म। एक प्रकार आता है नवांश में। ठीक है, अच्छा। तो मैं ठीक आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है। ठीक ठीक। और वो सर वो वृष लगन की पत्री में शनि योग कारक होते हैं। ठीक है। वो दसम और नवम और दसम के लॉर्ड बनते हैं। जी जी ठीक है सर। तो जी इसमें हम ये राजयोग कैसे करेंगे, क्योंकि दो मतलब दो भाव के एक एक लॉर्ड बना। मैम, वैसे कोई भी राज देखिए, कालपुरुष कुंडली में ऐसे 3 ग्रह हैं जिनके दो हाँ। दो भाव हैं। जी सर। एक तो मेष, ये मंगल है, मंगल के दो जी जी। भाव हैं, मेष और जी सर। वृश्चिक, है ना मैम। जी जी अच्छा, जी जी गुरु है जिनका दो जी भाव है, एक धनु जी एक मीन। और जी शनि है जो, जी ये आउटर प्लैनेट है ना। जी इनका भी दो है, एक है मकर और दूसरा होता है कुंभ। इनर जी सर। प्लैनेट में से भी 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका दो दो भाव होते हैं। ठीक है, जी एक होता है आपका शुक्र, जिसका होता है जी एक भाव हो गया वृषभ और दूसरा हो गया तुला। जी ठीक सर। है, और एक और इनर प्लैनेट है जिसको बोलते हैं मार्करी या बुध, उसके भी दो जी भाव होते हैं। ठीक है, एक हो गया जी मिथुन और दूसरा हो गया आपका कन्या। जी जैसे अब आप चीजों को समझिए, जी जैसे आ, मंगल के लिए, मंगल मेष राशि में वो सर्वोत्तम माना गया, जी सर। लेकिन वृश्चिक के लिए वो सर्वोत्तम नहीं है। जी मैं आप सर। लोगों को शायद अष्टम भाव में ये चीज पढ़ाया था शायद, जी जी सर। एग्जैक्टली याद नहीं है सर मुझे। सर यहाँ पे जो 4 प्लेनेट है उनकी राशियों के भावों में डिफरेंस है, लेकिन शनि अपने दोनों भावों को एक साथ लेके चलता है। मैम फिर मैं भी इस वहां पे बहुत फर्क है, हम्म। राशि तत्व में फर्क है। ठीक है, अच्छा। जी राशि तत्व में फर्क है मैम। आपका मकर का जो मान एट्रीब्यूट है और कुंभ के एट्रीब्यूट में बहुत फर्क है। जी सर। मकर की आपका चिन्ह क्या है? एक ऐसा वो एक जंतु या जानवर की चित्र है जिसका जी सामने वाला मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा, केकड़ा का जैसा सामने वाला हिस्सा, हाँ और पीछे का जो है पूरा आपका लंबा, एक जैसे वो मगरमच्छ होते हैं वैसा, हाँ हाँ सर, मगरमच्छ। जी है ना। तो यहाँ देखिए, इसकी ये साइंस से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी वो लंबा तो होता है, अपने को बृहत तो करता है, परंतु सामने वाला वो पूरी तरह से बेंड कर नहीं पाता है। वो उसके सामने में जो उसके तहत आएगा, हाथ के तहत आएगा, उसी को वो पकड़ सकता है, बाकी उसके पास कोई ताकत नहीं है। अच्छा, ये स्थिर है ना। जी जी तत्व में ये भी तो कौन सा तत्व है मैम? जैसे सर। कुंभ, कुंभ वायु तत्व का आ गया, है ना। हाँ हाँ। तो ये तो आ गया पृथ्वी तत्व का। कितने जी। फर्क है, कितने फर्क आ गया, आप समझ रहे हैं ना। सर मेरा मतलब कुछ और था। चलिए सर आप नहीं नहीं, बताइए। आप बोलिए, मैं आपकी मतलब को ही समझा रहा हूँ, मतलब को ही समझा रहा हूँ। सर हम लोग केंद्र और त्रिकोण को मिलाकर के एक राजयोग मानते हैं बेसिक तौर पर। ठीक है सर। तो अरे, वृष लग्न में शनि जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो देखिए, मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, राशि परिवर्तन तो हुआ नहीं ना इसमें। नहीं, नहीं हुआ। अच्छा, पहले मैं इनको पढ़ा लेता हूँ, शायद आपकी हाँ प्रश्न ठीक है। का उत्तर ठीक है आपको मिल जाएगा। ठीक 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 सर। चलिए, मैं थोड़ा सा इसी को जो पढ़ा रहा था उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। जी 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 मैंने आपको बोला था दरिद्र योग ये भी राशि परिवर्तन के माध्यम से होता है। और ये दरिद्र योग मतलब इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये पैसा कौड़ी, इसमें कुछ आता जाता नहीं है, है ना। जी जी
ये धनी योग में या दरिद्र योग में अगर कोई पैदा होता है तो वो ना उसके दो स्पेसिफिक क्वालिटी होते हैं मैम। एक होता है वो शत्रु के द्वारा पीड़ित होते हैं, और दूसरा ये खल टाइप का होता है। ये आपका ये होता ही है, इसके विशेषता ये कैरेक्टर तो है इसके। ठीक है। अच्छा। अ, अ, ओके, अभी बहुत सारी भावपतियां भावेश ग्रह हो, है ना। मतलब जैसे आप हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, बुध का दो है ना। तो ये जी दो, जी। दो का भावेश हो गया वो। तो दो भाव भी हम्म। तो बनेंगे, उसके दो राशि हैं जिनके जी जिनके दो राशि हैं उनके उनके दो भाव बनेंगे, जी। है ना। तो मैं आपको ये बता सकता हूं, ये सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी जो भावेश का चलिए आपका पहला आंसर का कुछ, पहला प्रश्न का कुछ हद तक आपको आंसर मिल मिल रहा है कि ये बाकी जो भावेश का अपने आप आपस में राशि परिवर्तन होने के बाद ही राजयोग बनता है, और उसमें अच्छा। उनको शुभ फल मिलता है। लेकिन फिर ठीक। भी याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मिथुन में आपका चला गया शनि, और कुंभ में या मकर में चला गया आपका बुध, हाँ राशि परिवर्तन हुआ। हाँ, ये चीज समझ में आ गई सर। ये अब क्लियर है कि राशि परिवर्तन से राजयोग बना। जी ठीक है। जी, अब मैं कुछ और स्पेसिफाइड कर देता हूं। जैसे जी श्रेष्ठ राज्य कहाँ कहाँ से बनता है, इसको थोड़ा सा जी आप लोग चाहे तो नोट कर लेना। एक, जी। लगन और चतुर्थ भाव के संबंध में अच्छे योग बनते हैं। ठीक है। मतलब जी चौथा का लॉर्ड चला गया लगन में, और लगन का लॉर्ड चला गया आपके चौथे भाव जी में। जी। ये एक अच्छा संपर्क बना। दूसरा, लगन और पंचम, माने जी सर, पंचम, ये लिखवा चुके हैं आप, मतलब ये ये बता चुके हैं। बता दिया मैंने। जी अच्छा जी जी ठीक है, सर, कोई ये बात बता नहीं, दें। चलिए फिर भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। जी तो मान लीजिए लग्न पंचम, लग्न चतुर्थ, इस तरह से लगन नवम, लगन दसम, लगन एकादश, या लगन का मतलब वो सेकेंड हाउस के साथ संपर्क, ये इन चीजों के जो साथ जो संपर्क होता है, इसमें देखिएगा हर एक का अलग अलग होता है। जैसे आप मान लीजिए आपका किसी का जैसे मकर हो गया लगन, आपकी प्रश्न के उत्तर ही दे रहा हूं मैं, और उसका हम्म, सेकेंड हाउस क्या होगा, कुंभ होगा, हम्म, है ना। जी सर। क्योंकि मकर के बाद ही तो कुंभ आता है। जी जी जी। तो हम पलट के देखेंगे तो मकर कुंभ, उसके बाद मीन, मतलब उसका तीसरा हाउस में मीन आ जाएगा, चौथे जी भाव में फिर मेष आएगा। यहाँ देखिए प्रथम और द्वितीय का संपर्क बन रहा है, तो ये राज्य कारक जी सर। बनेगा। लेकिन नाइन्थ और टेंथ में ये राज्य कारक नहीं है। जी वही, यही चीज क्लियर करना चाह रही थी। लेकिन अगर शनि केंद्र में चला जाए तो वो शश महापुरुष, वो अलग चीज है, पांच वो महापुरुष अलग, वाली वो चीज। अलग है, वो पंच महापुरुष योग मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक है सर। आपको समझ में आ गया ना। वही अगर ये जी आप मकर अगर वही लग बता रहे हैं लगन बन ना। हाँ जाता है तो कुंभ के साथ हाँ। संपर्क में वो राजयोग बन जाता। ठीक सर। क्लियर हो गया ना। हाँ क्लियर है सर, चलो, लेकिन वहां पे नहीं बनेगा ना केंद्र और नहीं, त्रिकोण में, ना क्योंकि शनि ना एक ही मालिक नहीं नहीं, बनेगा। नहीं बनेगा। माने, दो प्लेनेट चाहिए राजयोग के लिए सर। हाँ माने नहीं, इन भावों के साथ अपने आप का संपर्क होने से बन जाता है। जैसे लगन चतुर्थ, लगन दूसरा, लगन पंचम, लगन नवम, लगन दसम, लगन एकादश, इनके साथ अगर संपर्क बनेंगे तो फिर राजयोग बनेगा। जी जी क्लियर हो गया सर। ठीक है। वैसे ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नवम और दसम का आपका संपर्क बना है। ठीक जी है। मैं सर। चलिए मैं इस नाते एक और सूत्र दे दे रहा हूं।
जैसे अगर दूसरे घर का मालिक, चौथे घर का हम्म, मालिक, पंचम घर का मालिक, नवम का, दसम का और एकादश का जो स्वामी ग्रह है, इनमें अगर कहीं पे भी आपस में कोई संबंध बनते हैं तो ये अच्छा योग माना जाता है। राजयोग नहीं है, बट ये अच्छा योग माना गया। ठीक। ठीक है। तो यहाँ नवम और दसम का बना, हम्म, तो योग अच्छा है, मैटेरियलिस्टिक अच्छा है, भाग्य उसका साथ देगा और कर्म प्रधान व्यक्ति होगा। जी सर, बाकी ये क्लियर है। क्लियर है ना। बाकी देखिए, जी बाकी पूरा कुंडली को समझने के लिए आप दूसरे प्लेनेट की, आपको वहां पे कहाँ कहाँ बैठा है, कौन कौन से भाव के अधिपति है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है सर। चलिए। हाँ, जैसे एक और, चलिए और थोड़ा सा और एक एग्जांपल, थोड़ा इसको और बढ़ा के बोलता हूं, ताकि और भी कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए सप्तमेश, माने सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, हम्म, ये सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ मान लीजिए केंद्र का या त्रिकोण का, ठीक है, कोई भी केंद्र का या त्रिकोण का, ऐसे तो सेवेंथ हाउस ही केंद्र हो गया, है ना। लेकिन हम्म, सेवेंथ के लॉर्ड के साथ कोई केंद्र का संपर्क बन गया या हम्म, केंद्रेश का संपर्क बन गया, त्रिकोणेश ठीक। या त्रिकोण का संबंध बन गया, या तो आयस और आपका धनेश का संपर्क बन गया। आयस समझते हैं ना, जी सर। एकादश भाव का, हाँ। धनेश जी। मतलब सेकेंड हाउस का लॉर्ड। इनके अगर संबंध अच्छे होते हैं, मैम यहाँ राजयोग नहीं बनेगा, बट उसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। ठीक। क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। जी जी जी, नहीं नहीं, वो सारी चीजें क्लियर थी, बस वहां पे जहाँ मुझे डाउट हो रहा था मैं चेक कर रही थी, बस वहीं पे कंफर्मेशन चाहिए। जी। अब मान लीजिए, जैसे एक राजयोग ये भी बनता है, मान लीजिए जो भी 6 8 12 का षडाष्टक, षडाष्टक का जो जी। भी अ, हम्म, ग्रह होते हैं, वो हम्म, अगर 12 के साथ संपर्क बनाता है तो वहां पे भी तो विपरीत राजयोग बनता है, जी सर। बनता है ना। जी सर। लेकिन मैम ये सदोष राजयोग होता है, और अच्छा। सदोष राजयोग कभी भी शुभ फल नहीं देता। मैं यही खास चीजों को बताने की कोशिश कर रहा सर ये भी हूँ। बोलते हैं ना, विपरीत राजयोग पहले बड़ी दिक्कतें देता है, बाद में स्मूथनेस देता है। नहीं मैम, विपरीत राजयोग में से सिर्फ 2 ग्रह के राजयोग पहले कलेश देने के बाद फिर आगे लाइफ में थोड़ी सी मेजोरिटी, थोड़ा सा बेटरमेंट देते हैं, और वो है शुक्र और आपका गुरु। बाकी ग्रह में ये कभी भी अच्छे फल नहीं देते मैम। ठीक। इसको नोट करके रख लेना। ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूं कि मतलब एकदम परम उपादेय सामग्री दे दिया खाने पीने का। ठीक है, सर ये प्याज, गुरु और कौन बताया, गुरु? गुरु और शुक्र, ठीक सर। इनकी आगे विपरीत बताइए। राजयोग फलप्रसू होते हैं। बाकी किसी के राजयोग फलप्रसू नहीं होते हैं, वो सदोष राजयोग बनते हैं। और वो देखिए, इनका भी सदोष राजयोग बनता है। विपरीत मान लीजिए अगर आपका कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव है, जी सर। और वहां पे मान लीजिए गुरु बैठा है, तो गुरु पंचम जी। दृष्टि से अपना ये अपनी भाव को देख रहा है, व्यय भाव को, 12 हाउस को। जी सर। तो विपरीत राजयोग बना ना, ठीक सर, हाँ सही। जी सर। विपरीत राजयोग बन गया। लेकिन हम्म, यहाँ पे भी गुरु है, इसलिए थोड़ा बहुत राज्यों का फल मिलेगा आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर ठीक। स्ट्रगल। लेकिन वही अगर मान लीजिए कोई दूसरा होता, शुक्र और बृहस्पति के लिए थोड़ी सी ढील दिया गया है, थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलता है, बट बाकी कोई भी ग्रह के लिए कितनों राज्यों का अगर सदोष राज्यों बनता है, तो वो उस राज्यों के दौरान, उस पीरियड के दौरान, उस दशा अंतर्दशा के दौरान उसको शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल ही मिलेगा ज्यादा।
इसको भी एक तरह का दरिद्र योग बोलते हैं। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका एक राशि परिवर्तन या क्षेत्र विनिमय संबंध जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है मान लीजिए आपके कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो आपस में दृष्टि देते हैं। तो इसमें भी एक राजयोग बनता है जिसको बोलते हैं दृष्टि विनिमय संबंध। ये दूसरा संबंध बनता है। मैंने आपको बताया था राशि परिवर्तन या क्षेत्र विनिमय संबंध, उससे जो राजयोग बनता है उसका फल होता है 100%। शुभ होगा तो भी 100%, अशुभ होगा तो भी 100%। लेकिन ये दूसरे प्रकार के जो फल मिलेंगे वो आपको मिलेगा 1/3 यानी 75%। दृष्टि विनिमय वाला, एक आपस में एक दूसरे को दृष्टि दिए हैं, उससे जो राजयोग बना है, तो उससे आपको 75% से ज्यादा फल नहीं मिलेगा। तीसरा, मान लीजिए कोई ग्रह, कोई भी ग्रह कोई दूसरे ग्रह की अपनी राशि में या अपने क्षेत्र में अपने घर में बैठा है, और वो ग्रह मतलब वो ग्रह या वो राशिपति, राशि राशि के स्वामी ग्रह को वो आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो इस तरीके से एक तीसरा संबंध बनता है। एक्स एक ग्रह है जो वाई के घर में बैठा है, और वाई उस ये एक्स उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है वाई को, यानी एक्स खुद को देख रहा है। समझ में आया या नहीं आया? एक्स एक ऐसा ग्रह है जो वाई के घर में बैठा है, वाई किसी दूसरे जगह पे बैठा है, वाई अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो एक्स पे उसकी पूरी दृष्टि है और एक्स का भी दृष्टि वाई पे है, पूर्ण दृष्टि। तो इस तरीके से एक संबंध बनते हैं, इसको बोलते हैं तीसरा संबंध। ये 50% रिजल्ट देता है। ये समझ में आया? एक्स एक ऐसा ग्रह है जो वाई के घर में बैठा है, वाई किसी दूसरे घर में बैठा है, वाई एक्स अपने राशि को भी देख रहा है और एक्स की राशि को भी पूरा देख रहा है। तो और एक्स जहां बैठा है वहां से वो वाई को देख रहा है। ये तीसरा संबंध है। चौथा, हाँ इसमें 50% रिजल्ट मिलता है, तीसरा संबंध है। एक ही राशि पे मान लीजिए कई सारे ग्रह बैठे हैं और आपस में ज्योति का संबंध बनाए हुए हैं, या एक ये राशिगत जो ग्रह हैं वो किसी एक आपका ग्रह की वर्ग में आ गए। मान लीजिए 3 ग्रह एक राशि में बैठे हैं, अथवा एक ही वर्ग में 3 ग्रह आ गए या नवांश में 3 ग्रह आ गए, तो इनमें भी एक संबंध बनता है। ये संबंध चौथे संबंध होते हैं। ये राजयोग तो नहीं बनता, बट ये माने विनिमय संबंध में, ये परिवर्तन संबंध में, ये सिर्फ और सिर्फ 25% रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए इन 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 लोगों को राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया।
सर धन योग के संबंध को राजयोग की श्रेणी में रखेंगे? नहीं मैम, ठीक है। धनयोग धनयोग है। हाँ, धनयोग में अगर केंद्राधिपति या त्रिकोणाधिपति का संबंध बन जाए तो राजयोग में रखेंगे। ये जैसे सर अभी आपने बताया कि दो तीन ग्रह जब इकट्ठे बैठ जाएं तो जैसे लगन और सेकंड हाउस और 11th हाउस और पंचम हाउस के लॉर्ड इकट्ठे बैठ जाएं, तो ये तो सर तो फिर धन योग राजयोग क्रिएट बन हो गया, जाए। वो राजयोग बन गया, वो राजयोग बन गया। दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह अगर बैठते हैं, जैसे हाँ ठीक है, आपने जैसे धनेश की बात कर रही है, मतलब पहला लगन का लग्नेश और धनेश इकट्ठे एक साथ जुती बना के बैठ जाए, जी सर। तो ये तो राजयोग बन गया एक तरह का। इस- जी जी सर, या लग्नेश पंचम और नवम बन जाए तो भी हो गया केंद्र जी जी त्रिकोण का राज। जी जी जी। सर राजयोग की डेफिनेशन क्या है? मैम राज्यों का डेफिनेशन मैं दिया हूं। राज्यों का डेफिनेशन चलिए फिर दोबारा दे देता हूं, इसको जी बहुत अच्छा से लिख लीजिए, अगर कभी भी जी कोई भी गलती ना हो। व्हाट इज राज्य? जी सर, इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि लोग धन योग भी राजयोग में क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, अब सुन लीजिए, व्हाट इज राजयोग? राजयोग वो होता है जो मनुष्य को श्रेष्ठ संभ्रम, श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ क्षमता यानी ताकत, शक्तिशाली करता है। उनकी ताकत इतनी होती है, जैसे अ, एक मान लीजिए, जैसे अपने यहाँ कोई मंत्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्री का क्या ताकत होता है, आप समझ सकती हैं। राजयोग का जी मतलब वैसा है। ठीक है, राजयोग वो है जो किसी भी, जो योग, कोई योग या कोई ऐसा योग जो इंसान को मान सम्मान में श्रेष्ठ करता है, ताकत या बलबूते के मामले में श्रेष्ठ करता है, या उसके वंश श्रेष्ठ वंश बन जाता है। उससे पहले हो सकता है उसके वंश सही नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उससे पहले मौर्य वंश तो था नहीं, तो मौर्य वंश आया चंद्रगुप्त के बाद ही, तो जो अपने वंश को स्थापित कर दिया। ठीक है, जो हर एक एक साधारण, मतलब घर में पैदा होके मैं एक उच्च पदस्थ जगह पे जहाँ पहुंच गया, उसको भी राजयोग का कारक माना जाएगा, या वो भी राजयोग बोला जाएगा। या मान लीजिए कोई राजयोग वो भी है जो समाज के एक एकदम निम्न वर्ग के नीचे के तकनीक के एक घर में पैदा होके, निम्न मध्यवित्त के घर में पैदा होके वो एक जननायक बन गया, श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया। ठीक है, वो मंत्री बन गया, वो अंतर्जातिक कोई, मतलब बहुत बड़ा विद्वान बन गया। ठीक है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया जो पूरे विश्व उसको जान लिया, जैसे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इस तरह के ये जो फल देने वाला जो योग होता है उसको कहते हैं राजयोग। ठीक सर, थैंक यू धन, सर। धन तो मैम, धन तो कभी भी मिल सकता है ना। धन मान लीजिए एकादश, एकादशेश और धनेश के साथ संपर्क बन गया, आपस में दृष्टि विनिमय हो गया, उसके पास अथाह धन आ गया। बट वो अथाह धन कोई जरूरी नहीं कि वो समाज में उसको बहुत बड़ा ओहदा देगा, ये वो माने बहुत बड़ा नामी दामी होगा। हाँ, धनी होने के बाद भी राज्यों का सुख मिलता है, जैसे अपने यहाँ कुछ उद्योगपति हैं जिनका नाम है ना, जैसे टाटा वगैरह का जो ग्रुप है, ये इनके पास राजयोग है। क्लियर? ठीक। जी जी सर, क्लियर। जो संस्कारों संस्कारों से जुड़कर आपकी कीर्ति को प्रस्थापित करे वो राजयोग है। मैम एक सिंपल एक लैंग्वेज में अगर बोल दूं, तो अधम मानव श्लोक से ऊर्ध्व मानव श्लोक में जो जाते, जो योग ले जाता है उसको कहते हैं राजयोग। जी जी सर। मतलब है कि निम्न मानव श्लोक से उच्च मानव जी श्लोक में जो योग जी आपको ले जाता है उसको कहते जी हैं राजयोग। जी ये डेफिनेशन है। जी। थैंक यू सर। अब कितना टाइम बचा है मैम? दो सर मिनट 2 मिनट।
तो चलिए इसी को राज्यों को थोड़ा सा और आपका क्वेश्चन को और ये, क्योंकि अब मैं सदोष और निर्दोष केंद्राधिपति का मतलब व्याख्यान करूंगा आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को बहुत प्रश्न हो जाता है। ठीक है। ऑफलाइन में भी जब पढ़ाता था तब भी इस सब्जेक्ट को लेके बहुत प्रश्न आते थे, और आप लोगों के दिमाग में भी ये सारे प्रश्न होंगे। चलिए राज्यों को थोड़ा सा और आपको इलाबोरेट करते हैं मैम, थोड़ा सा राज्यों के बारे में और थोड़ी कुछ चीजें बता देता हूँ। राज्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्थिव राज्य और एक होता है आध्यात्मिक राज्य। आध्यात्मिक राज्य क्या है? आध्यात्मिक राजयोग वो जो आपको मैंने नाइन्थ हाउस पढ़ाते समय पूर्णः संन्यास योग बताया था, याद होगा। ठीक है। जी। यह भी एक तरह का राजयोग है। अब ये पार्थिव राजयोग, पार्थिव मतलब मेटीरियलिस्टिक राजयोग और आध्यात्मिक राजयोग में क्या फर्क होता है मैम, थोड़ा सा इसको बारीकी से समझना। पार्थिव जो राजयोग बनते हैं इसमें आपको राजा तो बनाते हैं, बट आपका मृत्युपरांत जीवन की कोई निर्णय ये राजयोग से हम एस्ट्रोलॉजिकली नहीं कर पाते कि आपका जन्म, नेक्स्ट जो जन्म होगा वो एक अच्छे घर में होगा, या आप वहां पे नेक्स्ट माने कितना आप ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां कृतकर्म के दृढ़ कर्म तो खत्म हो जाते हैं, राजयोग मिल गया मतलब दृढ़ कर्म खत्म हो गया, और आपके जो अदृढ़ कर्म है वो अदृढ़ कर्म आप जीवन में आगे लेके चलते हैं। और वहां उसके बाद आप जब आपकी जब देहांतरण होती है तो उस समय आपका मतलब कृत कर्म नहीं, अदृढ़ कर्म कितना आपके साथ जा रहा है वो डिपेंड करता है आपका पार्थिव इसके लिए क्या बोलते हैं पार्थिव राज्यों को भोगने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक राज्यों में क्या होता है, आप चाहे कैसे भी रहो, आप किसी भी हाल में, क्योंकि वहां पे आप बनते हैं निष्काम राजयोगी। राजयोग दोनों में राजयोगी बनते हैं, एक होता है कर्म प्रधान और दूसरा होता है निष्काम। आध्यात्मिक राजयोग जिनके कुंडली में होता है वो निष्काम योगी होते हैं। निष्काम राजयोगी वो होते हैं जो आप